हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले थे ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड ए चार्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इसका नोट्स मैंने तुम लोग को सेंड कर दिया था ना पिछले क्लास में। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको। देखो, सबसे पहले डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल होता है। डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंडीशन। ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंडीशन। EMF ऑफ द सेल एट एनी कंडीशन। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करो तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। और ये ई नॉट सेल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड EMF। ये ई सेल मतलब EMF एट एनी कंडीशन और ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड EMF। ठीक है, तो जो माइनस एन एफ ई सेल होता है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क, या इसी को हम लोग नॉन पीवी वर्क भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते थे नॉन पीवी वर्क ना, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज़ ए नॉन पीवी वर्क। ठीक है, तो नॉन पीवी वर्क है और ये कितना होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो। ठीक है, अब यहाँ एन जो है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एन है जैसे कि एनोड और कैथोड का जब रिएक्शन लिखते थे और उसको ऐड करते थे तो याद है कुछ इलेक्ट्रॉन्स कटते थे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स कटते थे ना तो वो होता है एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब है 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है? 1 फैराडे होता है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को 1 फैराडे बोलते हैं। 1 फैराडे किसको बोलते हैं? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चार्ज ऑन 1 में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या बोलते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, पॉज करके तो देखना। अप्रॉक्स जो है इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 96,500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है, उसके बाद डेल्टा जी नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर गिव्स मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। ये क्या देता है? नॉन पीवी वर्क देता है। बताया अभी इलेक्ट्रिकल वर्क इज नॉन पीवी। ओके, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब और किसी भी वो कंडीशन पे डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? SHE, उसको शॉर्ट में लिखते हैं SHE। SHE इज यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड बोथ एज एनोड एज वेल एज कैथोड। SHE जो होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। SHE क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एज एन एनोड भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कैथोड भी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन को सपोज एनोड बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? इलेक्ट्रोकेमिकल से मान लो अगर जिंक है, कॉपर है और बीच में मान लो हाइड्रोजन है, तो अगर तुम हाइड्रोजन को एनोड बनाना चाहते हो तो तुमको कैथोड पे क्या लेना होगा? जिंक लेना होगा या कॉपर लेना होगा? सोच के देखो। नीचे वाला कैथोड पे आता है। जैसे अगर इन दोनों की बात करो तो ये कैथोड पे आएगा, अगर इन दोनों की बात करो तो ये कैथोड पे आएगा, अगर जिंक और कॉपर की बात करो तो कॉपर कैथोड पे आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर हाइड्रोजन एनोड बना दिए तो कैथोड कौन सा बनेगा? कॉपर Cu। तो इस तरह से हाइड्रोजन एनोड का काम कर रहा है। और हाइड्रोजन को अगर हमको वो कैथोड बनाना है तो हमको एनोड कौन सा लेना होगा? जिंक लेना होगा, है ना? तो इसलिए ये लाइन दिया हुआ है कि जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल से कैसे एनोड और कैथोड की तरह बिहेव करता है। कन्वेंशन के दौरान ये माना गया, IUPAC कन्वेंशन, कि E0 जो होता है SHE का, E0 मतलब
ई नॉट जो होता है SHE का, मतलब जो भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है SHE का, वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। वो कितना होता है, ज़ीरो। चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो, ई नॉट SHE का ज़ीरो ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि SHE का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। SHE देखो, SHE क्या है कि एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें एक प्लैटिनम वायर है। ये क्या है, प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम वायर ये इनर्ट होता है। इनर्ट होता है मतलब रिएक्ट नहीं करता है ना। अब ये प्लैटिनम वायर है और नीचे जो है ये प्लैटिनम का सरफेस है, वो लटका हुआ, ठीक है, ये प्लैटिनम सरफेस है। अब क्या किया गया कि इसको एक ग्लास टाइप में बंद किया गया। इस वायर को ग्लास टाइप में बंद किया गया और इसमें सॉल्यूशन आ गया H+ का सॉल्यूशन डाला गया। यहाँ जो सॉल्यूशन है वहाँ पे आयंस कौन सा है, H+। अब ये जो है इधर से पास किया गया H2 गैस। इधर से क्या पास किया गया, H2 गैस। तो H2 गैस गया और यहाँ पर इसको प्लेटिनम सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया, प्लेटिनम सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो गया है। अब देखो ये जो H2 गैस है, ये H2 गैस ये डिप्ड है किस सॉल्यूशन में, H+ के सॉल्यूशन में, है ना। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE, इस तरह से, ठीक है। और ये दिया है प्रेशर 1 बार रखो या 1 atm रखो, यहाँ से जा रहा है। अब देखो इस H+ का कंसंट्रेशन कितना ले लिया गया, 1 मोलर ले लिया गया। अब दिखा रहा है कि अगर SHE वर्क्स एज एनोड करेगा तो रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन होगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो H2 गैस H+ में कन्वर्ट होगा, इसी को तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। H2 गैस H+ में कन्वर्ट हुआ और ये 2 है तो आगे 2 लगाए, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगाना होगा। दिस इज ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये कितना होगा, 0, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ H2 गैस गिव्स, हाफ से मल्टीप्लाई कर 2 चला गया H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑक्सीडेशन 0। तो दोनों तरह से रिएक्शन आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक। ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ एनोड की बात। अगर SHE वर्क्स एज कैथोड, SHE वर्क्स एज अ कैथोड, तो कैथोड में करेगा तो मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब कैसे होगा, H+ जो है वो H2 गैस बनाएगा, H+ जो है वो H2 गैस बनाएगा। H+ तो एक्वस में है, ठीक है। जहाँ H+, जहाँ आयनिक फॉर्म लिखोगे वहाँ एक्वस लिख देना, ठीक है। तो H2 ये है। अब बैलेंस करोगे, 2 यहाँ लगाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगाना पड़ेगा। दिस इज रिएक्शन ऑन कैथोड। दिस इज कैथोड पर रिएक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है ना। यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, तो रिडक्शन ही तो हो रहा है, ठीक। या इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जो कि कन्वेंशनली माना गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SHE, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, 0 ही होगा, ठीक। अब देखो, अब मान के चलो हम SHE को कैथोड बना रहे हैं और एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। SHE को हमको कैथोड बनाना है, तो क्या करना होगा, इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है, और हम बोल रहे हैं कि हमको SHE रखना है इधर। तो चलो इधर मान लो रख दिए SHE। अब उतना डायग्राम अच्छे से नहीं बना रहे, बस लिख दिए कि ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इधर मान लो, तो अगर इस SHE कैथोड बन रहा है, इसका मतलब जो एनोड है वो मेटल्स हो सकते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर हों, जैसे लाइक जिंक। तो जिंक ले सकते हैं हम लोग, जिंक का ले लिए और जिंक का सॉल्यूशन ले लिए। अब इसको क्या किए, इससे कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज डाल दिए सर्किट पूरा करने के लिए। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हेन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज कैथोड, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन ZnSO4 का होगा जो भी है, यहाँ पर सॉल्यूशन H+ का होगा, हाइड्रोजन गैस H+ आयन। अब इसका एनोड और कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखोगे, एनोड का रिएक्शन बहुत आसान, जिंक
Zn2 प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ सॉलिड और एक्वस अब तुम लोग दिखाना सीख जाओ, है ना। हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम छोड़ेंगे अब आगे, लेकिन हमेशा छोड़ते नहीं हैं क्योंकि तुम लोग को हमेशा ध्यान रहे ये चीज़। कैथोड पर क्या होगा बताओ, रिडक्शन होना है। तो SHE का रिडक्शन वाला रिएक्शन कैसे होता था, H प्लस गिव्स H2 गैस, H प्लस गिव्स H2 गैस, 2 कर दो तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। अब देखो ऐड करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कटा तो फिर क्या हो जाएगा रिएक्शन, Zn2H प्लस Zn2 प्लस 2H2, ये रिएक्शन हो गया। इसका सॉल्ट रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ लिख देना कि SHE एक्ट एज कैथोड। ये हालांकि तुम लोग को हम नोट्स भेज चुके हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो है कैसे होगा, देखो सेल वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे याद है, बताओ। पहले ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखते थे, जिंक सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस बना लिया, एनोड का रिएक्शन हो गया। फिर सॉल्ट ब्रीज देते थे, कैथोड पर आते थे। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, H प्लस एक्वस जो है वो H2 गैस बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बस एक चीज़ और ऐड करना, जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो लिखोगे तो जहाँ H2 गैस लिखोगे ना उसके पास प्लेटिनम दिखा देना। इस प्लेटिनम का मतलब कि यहाँ SHE में जो ये था ना प्लेटिनम, इस पे H2 गैस एडजॉर्ब है, ठीक है। तो इसको कॉमा से भी वो दिखा सकते हो या एक स्लैश लाइन से भी दिखा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सेल रिएक्शन, दिस इज द हाफ रिएक्शन व्हेन SHE एक्ट्स एज ए कैथोड। अब तुम लोग खुद से बनाओ कि जब SHE एक्ट्स एज एनोड होगा तब क्या होगा, सब कुछ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, पूरा सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन क्या होगा। पॉज करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। अब देखो SHE वर्क्स एज एनोड, तो SHE इधर डाल दिए, ये हो गया SHE, है ना। अब कैथोड पे क्या लेना होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन से जो नीचे वाला हो वो लो, कॉपर ले लो, कॉपर। एनोड पर क्या होगा रिएक्शन, हाइड्रोजन का याद है, हाइड्रोजन H2 गैस से H प्लस, बैलेंस करोगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, हो गया। ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन कट जाए उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गया, सेल रिएक्शन हो गया H2 प्लस Cu2 प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस Cu। अब देखो तुमको रिएक्शन देख के भी आना चाहिए कि रिएक्शन अगर दे दिया तो तुमको पता होना चाहिए कि ये H2 यहाँ पर एनोड की तरह लिया गया या कैथोड की तरह लिया गया। देख लो H2 का क्या हो रहा है, 0 से प्लस, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एनोड पे होगा। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है मतलब कैथोड पे होगा। इस तरह से एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन देख लो एकदम उसी तरह है, थोड़ा सा हल्का अंतर ये है, एकदम हल्का सा जरा सा। आप लोग क्या पता है, पहले ऑक्सीडेशन वाला H2 गैस H प्लस में बन रहा है, H2 गैस H प्लस में बन रहा है, एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस एक्वस, कॉपर सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होगा, यहाँ H2 गैस के पास यहाँ प्लेटिनम लिख देंगे, ठीक है, कॉमा देखें H2 गैस के पहले, ठीक है। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। तो ये हो गया SHE एक्ट्स एज एनोड, कैथोड भी देख लिए, एनोड भी देख लिए, क्लियर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन्स्ट इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन्स्ट इक्वेशन, ओके। देखो लिख लेना इसको, वैसे नोट्स भेज दिए हैं इसका। नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लेके चलेंगे। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q, थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन था, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का फंडामेंटल इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ अपने को नहीं देखना। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q होता है। डेल्टा G को हम लोग माइनस NFE से लिख सकते हैं क्या,
और डेल्टा जी नॉट को माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिख सकते हैं क्या? कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा। प्लस आर टी एल एन क्यू, नो डाउट। अब एन एफ से डिवाइड करो, एन एफ से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाई एन एफ, माइनस एन एफ लिख दो, बेस्ट रहेगा। माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा बताओ? माइनस एन एफ कट जाएगा, ये ई सेल होगा क्या? ये ई नॉट सेल होगा क्या? माइनस एन एफ दोनों में कट गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा प्लस आर टी एल एन क्यू था और हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस एन एफ से, तो माइनस और प्लस ये वाला माइनस हो जाएगा क्या? देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये इक्वेशन आया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, जहाँ ई सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, या इसी को सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं अगर याद हो तो, सेल पोटेंशियल। और कब का? एट ए गिवन कंडीशन, किसी पार्टिकुलर गिवन कंडीशन में। और ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा, तुमको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब बोला जा रहा है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा? प्रेशर 1 atm या 1 बार, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ जो H+ लोगे वो कितना लोगे? 1 मोलर, ठीक है ना। ये SHE का थोड़ा सा बता दो। तो ई नॉट सेल क्या हो गया? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया, ठीक। अब क्या करो, अब हमको पता चल गया। अच्छा, इस इक्वेशन को ई सेल, इस इक्वेशन को फिर से ऐसा लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। हम चाहते हैं कि ln को log में कन्वर्ट कर दें, तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इस इक्वेशन को 2.303 RT बाई एन एफ लॉग क्यू लिख सकते हैं क्या? RT बाई एन एफ लॉग क्यू लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। अब तुमको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में तुमसे क्या मान लो पूछ दिया कि ई सेल की वैल्यू बताओ। ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू बताओ। ई नॉट सेल तुमको दे रखेगा, है ना, रिएक्शन या सॉल्ट ब्रिज करके उसका सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखेगा, तो तुम एन बता दोगे। आर तुमको पता है गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा। एफ फराडे कितना होगा? 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500, ठीक है। और तुमसे ई सेल निकालने बोलेगा, तो ये तब जब किसी भी टेम्परेचर पे निकालने बोले तब। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल रिएक्शन जो होता है वो अकर से 25 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट ऑफ द सेल रिएक्शन जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इफ़ टेम्परेचर इज़ नॉट मेंशनड, हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं। तो 298 वो केल्विन जब लेते हैं तो ये जो इक्वेशन है ना अपना, ये वाला, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू 298 रखें, आर का वैल्यू रखें, एफ का वैल्यू रखें और 2.303 रखें, तो इनको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हर बार इसको क्यों कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि मैंने बोल दिया कि टेम्परेचर सारे सेल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द सेल जो तुम्हें क्वेश्चंस में रहेंगे उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही दिया रहेगा या मेंशन नहीं किया रहेगा। तो नहीं भी किया रहेगा तो 298 केल्विन है, ठीक है। तो इन दैट केस E cell becomes, the equation becomes E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log Q। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन log Q, ठीक है। क्योंकि RT बाई एफ जो था उसकी जगह हम लोग ये कैलकुलेट करके लिख दिए। अब एक चीज़ देखो, जो नीट के लोग हैं वैसे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ 0.05 नहीं, लेकिन नीट के लोग चाहे तो 0.059 को अप्रॉक्सीमेटली 0.06 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.06 भी आप लोग ले सकते हैं, लमसम वही आंसर आएगा, ठीक, ओके। बाकी अगर अवस्थी सॉल्व करोगे तो फिर 0.059 लेके सॉल्व करना, मतलब बताएं कि इससे भी तुमको आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू तुमको पहुँच जाओगे। और एग्जैक्ट निकालना है तो एक ही बार तो यूज़ करना है, ऐसा थोड़ी हर क्वेश्चन में ही 0.0591 होगा, एक ही बार यूज़ करना है, कल ही लेना कैलकुलेट, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दिस इज ई सेल। अब एक क्वेश्चन तुमको करवा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है कि ई सेल निकालना है इस सेल रिएक्शन के लिए, ई सेल का वैल्यू निकालना है
ये सेल रिएक्शन है, ठीक। अच्छा क्यू क्या है यहाँ पता चल रहा है तुमको? जो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यू होता था, याद करो, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। और प्रोडक्ट में भी वो किसका किसका लेते थे हम लोग कंसंट्रेशन, या तो अगर एक्वस वाला चीज़ हो उसका लो, या अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर ले सकते हैं। बाकी सॉलिड और लिक्विड को हम लोग नहीं एज्यूम, उसको उसका कंसंट्रेशन मान लेते थे, याद है ना। तो इसीलिए लॉग क्यू वाला है, ठीक। रिएक्शन कोसेंट जिसको बोलते थे। चलो एक क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं। तुम चाहो तो खुद से ट्राई भी कर सकते हो, जो लोग को लगता है खुद से कर लेंगे वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। जो लोग को लगता है कि नहीं एक बार देख लें नेक्स्ट बार खुद से करेंगे तो उनके लिए है ये। यूट्यूब में यही तो फ़ायदा है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्पीड से चल सकते हैं। जिनको पॉज करके खुद ट्राई करना है वो खुद ट्राई कर लें, जिनको नहीं सर बता दो तो उनको बता देते हैं। देखो क्वेश्चन लिख लो पहले, बताने से पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो पॉज करके, फिर बताते हैं। ओके लिख लिया, वेरी गुड। देखो जो भी ये रिएक्शन है सेल रिप्रेजेंटेशन, इससे रिएक्शन तो हम खुद ही लिख सकते हैं कि एनोड पे क्या होगा कैथोड पे क्या होगा। तो एनोड वाला रिएक्शन अपने को पता है कि एनोड पे भाई Cr जो है Cr3+ बनेगा एक्वस, दिस इज सॉलिड, इधर 3 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, Fe2+ Fe में कन्वर्ट होगा, Fe2+ एक्वस कन्वर्ट इनटू Fe सॉलिड, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल जब रिएक्शन लिखोगे तो बैलेंस करना होगा ना, तो इसको 3 से इसको 2 से, इसको 3 से उसको 2 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Cr सॉलिड, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 से, ये भी 3 से, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2Cr सॉलिड प्लस 3Fe2+ एक्वस गिव्स 2Cr3+ प्लस 3Fe सॉलिड। कोई दिक्कत? अब हमारे पास ये रिएक्शन मिला, सेल रिप्रेजेंटेशन था, सेल रिप्रेजेंटेशन से हमने क्या निकाल लिया, सेल रिएक्शन निकाल लिया। अब सेल रिएक्शन निकालने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अच्छा क्यू क्या होगा यहाँ पे, अगर ये रिएक्शन है तो क्यू क्या लिखोगे बताओ, तुम ही लोग बताओ, हम नहीं बताएंगे। प्रोडक्ट में क्या क्या Cr3+ और Fe सॉलिड, तो Fe सॉलिड तो इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, Cr3+ का कंसंट्रेशन लेंगे क्या, और ये 2 पावर भी तो जाएगा, वेरी गुड, अपॉन रिएक्टेंट साइड में आ जाओ तो ये तो सॉलिड है, ये तो 1 हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, Fe2+ एक्वस है तो पावर 3 भी तो आएगा। और क्वेश्चन में देखो तुमको Cr3+ और Fe2+ का कंसंट्रेशन दे रखा है, देखना बगल में दे देगा यहाँ, Cr3+ का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, Fe2+ का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। तो तुमको ये अंदर वाला वैल्यू पता है, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। n के बारे में सोचोगे, बिल्कुल सोचेंगे। n कितना होगा 6, n6, जो बैलेंस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स कटेंगे वही n होता है, 6 हो गया। अब ई सेल निकालना तो ई नॉट सेल भी तो अपने को चाहिए, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। अच्छा ई नॉट सेल के लिए तुमको और हिंट दिया था, ये चीज़ रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड या कैथोड, एनोड और ये कैथोड का, तो ई नॉट सेल तो यही निकल जाता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों ई नॉट ही दिया है। तो कैथोड क्या है इसमें, Fe2+ वाला, तो माइनस 0.45 वोल्ट, माइनस एनोड क्या है ये वाला, माइनस ऑफ 0.75, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा जी बताओ, ई नॉट सेल निकाल लो, कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है गेस, 0.3, तो ई नॉट सेल हमको आ गया 0.3 माइनस। अब देखो इसको अगर 0.059 है, इसको हम लोग अगर 0.06 लेते, क्यों 6 लेंगे, क्योंकि नीचे 6 है तो ले लो यार, तुरंत कट जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 6 लॉग ऑफ Cr3+ का कंसंट्रेशन है 0.1 का स्क्वायर, और Fe2+ का कंसंट्रेशन है 0.01 का क्यूब, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
बोलोगे तो सॉल्व कर देंगे। इसका वैल्यू निकाल दे क्या? चलो देखो, लॉग के अंदर क्या है 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.01 का क्यूब मतलब 3 बार 0.1 0.1 0.1 0.01। ठीक है, नीचे कितना जीरो आएगा? नीचे आएगा 2 जीरो, ऊपर जाएगा 2 2 4 2 6, इसका 2 जीरो, 2 इसका 2 इसका जाएगा 6 जीरो, 10 की पावर 6 और नीचे है 100 मतलब 10 की पावर 2। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? लॉग ऊपर में है 10 की पावर 6 और नीचे में ये सब तो 1 1 है 10 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा जी? लॉग 10 की पावर 4 हो जाएगा क्या? और लॉग 10 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 log 10 आगे आ जाएगा 4, फॉर्मूला बताए थे लॉग में। अब log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो ये हो गया 4, मतलब इसकी वैल्यू तो अपने को समझ में आ गई कितना हो गया? 4 ये वैल्यू। अब देखो 0.06 इंटू 4 यही तो है, सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ 100 6 कट गया, ये हो गया 0.3 माइनस 0.04, ये शायद 0.26 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी। एक बार समझ में नहीं आया तो वापस से फिर से पीछे जाओ, फिर से एक बार देख लो, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नॉन्स इक्वेशन। अब नॉन्स इक्वेशन की सबसे खास बात कि अगर ई सेल का वैल्यू मेरा, अगर ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस, है ना। और अगर ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना, ई सेल मतलब इस सेल की बात हो रही है। और अगर ई सेल नेगेटिव आता है तो वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लो, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0। तो अगर तुमको हम बोले कि इक्विलिब्रियम पर एक बार नॉन्स इक्वेशन अगर वो लिख के दिखाना, क्या होगा? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाट इज द नॉन्स इक्वेशन? नॉन्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे? लिखो, अपने से लिखो। देखो, नॉन्स इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। ई सेल इज इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका 0 हो गया, ठीक। ई सेल हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू के जगह क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम। क्यों ही तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है। अब यहाँ से अपन हम लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल को इधर रखो, इसको इधर ले आओ, मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो हर बार ही सवाल आता है। इसमें क्या कर रहा है, क्यों हर बार सवाल आएगा भाई? क्योंकि 2 चैप्टर इन्वॉल्व कर दिया, इक्विलिब्रियम भी और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अब यहाँ से तुमको ई नॉट सेल भी निकलवा सकता है, यहाँ से तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकलवा सकता है। सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं, उसको भी तुमको सॉल्व करना है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा दिया जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन देखो तुम, नोट्स तो भेजेंगे ही लास्ट में, ठीक। ये चीज़, ये वाला, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चन भेजते हैं ये, इसमें एक टॉपिक और समझा ही दे देते हैं, 2 मिनट का है बस। लिखा है नॉट इन सिलेबस एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब नीट वालों के लिए नहीं है। जी एडवांस साफ लिख दिया, तो वो लोग देख लें। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक। डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। फॉर सेल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डी जी इज इक्वल टू माइनस, कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा, डी पी कांस्टेंट प्रेशर है तो डी पी 0 हो जाएगा, तो डी जी इज इक्वल टू हो गया माइनस एस डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम वो क्या जी और एस को हम लोग चेंज के रूप में लिख दे रहे हैं ना, डेल्टा लगा दे रहे हैं, बाहर डी था। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल, और यहाँ जो माइनस था ये माइनस कैंसिल हो सकता है। अब एन एफ को बाहर ले लिए और डी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, एन एफ डी ई सेल हो गया, और ये डेल्टा एस डी टी तो था ही। अब डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा एस इज इक्वल टू हो गया एन एफ अपॉन एन एफ
DE सेल और ये DT नीचे आ गया। अब ये DE सेल अपॉन जो DT है ना, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवस्थी में भी 1-2 क्वेश्चन इसके दिए होंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल के, ये निकालो। ठीक है, इससे हम लोग अगर हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल पता रहेगा तो हम डेल्टा S भी निकाल सकते हैं। फिर देखो ये रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया एडवांस के लिए क्योंकि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों को मर्ज कर दिया है, 2 चैप्टर है ना। ठीक, अब देखो एक बार जब तुम्हारा डेल्टा S आ जाएगा तो तुम डेल्टा H भी निकाल सकते हो, क्योंकि डेल्टा G तुमको पता है -NFE सेल, और T डेल्टा S, T तो तुमको पता है और डेल्टा S तुम्हारे पास ये है ही, तो ये रख दिए पूरा। यहाँ से तुम डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हो, सबको इधर ले आके। ठीक है, डेल्टा H क्या है? इंथैल्पी चेंज फॉर सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज क्या होता है, ये तो वो चीज़ बताएंगे कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा G 0 होता है और E शेल भी 0 होता है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लोगे और क्वेश्चंस बता देना, क्वेश्चंस अवस्थी में कैसे कहाँ का करना है। अभी फ़िलहाल तुम लोग देख लेना, और जो तुमको लगे कि ये नहीं हो रहा है तो वो छोड़ देना, अभी बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 48 से देखना, या वो नीट वाले स्टूडेंट्स अपना देख सकते हैं ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टार्ट किया, सॉल्ट ब्रीज वगैरह, नॉन स्टिक क्वेश्चन पे आ गया ये सब। इसमें से कुछ जो होगा वो बता सकते हैं, पहले तुम खुद ट्राई करना। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसमें तुम देख लोगे, तुमसे जहाँ तक होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक तो हो ही जाएगा, जहाँ तक देख के लग रहा है। बाकी नीचे भी देख लोगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो और आगे चलेंगे तो होते रहेगा। चेक करना हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। स्टैंडर्ड EMF वगैरह ही तो निकालना है, सब में वही चीज़ काम करना है। तो ये सब थोड़ा सा नीट के लायक नहीं, थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन हो गया। बाकी इधर तक नीट तक ही है, कर सकते हो। और इधर यहाँ से स्टार्ट करना 73 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, है ना, 73 और यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह ये सब भी कर सकते हो, है ना। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मत करना है, ये भी वो बताएंगे। बाकी जो तुमको लगे, ये अगर लग रहा है हो जाएगा तो देख लेना, काफ़ी कुछ हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा G वाला भी वो रिलेशन तुमको बता दिए हैं। ये pH वाला भी ट्राई करना। pH से वो क्या निकलेगा वो पता है, pH से हमको H+ निकाल लेंगे, क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन का यूज़ पड़ेगा हमको। तो pH अगर 12 है तो H+ का कंसंट्रेशन निकाल लेना, फिर E0 सेल पे रखोगे तो आ जाएगा। डेल्टा G किस में निगेटिव होगा ये बताएंगे, छोड़ो ये सब अभी वो मत करना। यहाँ तक तो एटलीस्ट करके रखो, है ना। दिखा दिए, अपने अपने बुक में खुद से ही ढूंढ लोगे 73 से। ठीक, और इधर 48 से यहाँ तक। ओके, चलो बाय। फिर हम कल भी इस वीक में पूरा वीडियो लेक्चर ही वो रिकॉर्ड करके देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं हो सकता है ना। कुछ लोगों का नहीं, मतलब बहुत लोगों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, यूनिट टेस्ट लाइक मंचर वगैरह में, तो हम लोग ये कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जरूर करना सॉल्व, ज़रूर से ज़रूर। ओके, चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय।